हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम एक और सेशन के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किसने इसकी खोज की है, इसके क्या काम है, सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटोप्लाज्म एक जीवित पदार्थ है। कोई भी पूछे आपसे प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो सबसे पहली बात आप जो उसे बताएंगे कि ये क्या है, एक जीवित पदार्थ है। और ये जीवित पदार्थ होने के साथ साथ और इसके बारे में क्या बताएंगे कि जितने भी जीवन की क्रियाएं हैं, हमारी आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं जीवन की, वो सारी इस प्रोटोप्लाज्म के कारण ही हो पाती हैं। हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, जितना भी काम है वो सब किसके कारण होता है? इस प्रोटोप्लाज्म के कारण होता है। अब इसी कारण जो ये काम कर रहा है, इसी कारण से इसको क्या कहा गया? इसको भौतिक आधार कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार इसे कहते हैं। और इसे किसने जीवन का भौतिक आधार कहा था? तो इसे हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा था। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो आप बताएंगे उसे कि प्रोटोप्लाज्म एक जीवित पदार्थ है। जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं प्रोटोप्लाज्म के कारण ही होती हैं और इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। अब बात आती है कि ये पाया कहाँ जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो हमने सेल के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, आपको याद होगा हमने सेल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो ये प्रोटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको सेल जो दिख रही है, इसी के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। कैसे? ये जो सेल के अंदर लिक्विड है, ये जो लिक्विड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस है, अगर इसको भी साथ में मिला दें तब ये मिलकर के बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। मतलब क्या हुआ कि अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला दें तब बनता है प्रोटोप्लाज्म। ये जो कोशिका है, मान लीजिए ये कोशिका है, सेल है। अब इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ में ही यहाँ पे कई सारी चीजें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर इन सबको और प्लस न्यूक्लियस को मिला दें तब बनता है प्रोटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियस को हटा दें तो जो सेल के अंदर का भाग है वो क्या होता है? तो वो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके बनता है प्रोटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की है, इसको किसने इसके बारे में बताया है, वो सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले पुरकिंजे ने क्या किया? इस वर्ड को दिया। कौन सा वर्ड? प्रोटोप्लाज्म। इस वर्ड को उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म वर्ड को उन्होंने दिया। किसकी बात हो रही है? पुरकिंजे की। इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया। इसके बाद में क्या हुआ? ह्यूगो वॉन मोल ने क्या किया? इसको पौधों से मिला करके समझाया। ये अभी तक क्या था, लोगों को क्या कहते हैं, लगता था कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है सिर्फ जंतु कोशिका का हिस्सा है। लेकिन क्या हुआ, ये वैज्ञानिक ह्यूगो वॉन मोल ने क्या कहा कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये सिर्फ जंतु कोशिका नहीं, ये पादप कोशिका मतलब पौधों की कोशिका में भी पाया जाता है। इन्होंने इसे पौधों से जोड़ के पढ़ाया। समझ में आ रही है आपको मेरी बात कि क्या ह्यूगो वॉन मोल ने क्या कहा कि जो पौधे होते हैं और जो उनकी सेल होती है, उनकी कोशिका होती है, उसमें भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके बाद में क्या हुआ? आगे आने वाले टाइम में हक्सले ने क्या कहा? इसे फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहा। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? भौतिक आधार है। तो इसे किसने कहा था? तो हक्सले ने क्या कहा था? ये फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है और इसकी खोज किसने की है। अब हम आते हैं इसका नेचर पे, इसकी प्रकृति पे, ये किस तरीके का होता है, इसका नेचर समझते हैं हम, इसकी प्रकृति समझते हैं। तो ये होता कैसा है? ये सेमी परमिएबल होता है, मतलब अर्ध पारगम्य।
अर्ध पारगम्य का क्या मतलब होता है कि इसमें सिर्फ सूरज का प्रकाश या रोशनी ही जा सकती है, बाकी चीजें इसमें धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं, पूरी तरीके से ना दिखाई दें तो इसको हम बोलते हैं ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, सेमी अर्ध पारगम्य है। उसके बाद में ये होता कैसा है, तो ये जेली की तरह होता है, ये जेली की तरह चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा मतलब विस्कस, चिपचिपा होता है। और ये पदार्थ कैसा है आपको मैंने बताया है, ये जीवित पदार्थ है, पानी की मात्रा इसमें अधिक होती है। फिर से समझ लीजिए इसकी प्रकृति कैसी है, ये जीवित होता है, पानी की मात्रा इसमें अधिक होती है, विस्कस होता है मतलब चिपचिपा होता है, और जेली की तरह होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ये तो इसकी प्रकृति की बात हो गई। आई होप समझ गए होंगे आप। अब हम अगली बात समझते हैं कि इसकी रासायनिक संरचना कैसी होती है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो किस तरीके से होता है। तो इसमें पाया जाता है वाटर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कितना वाटर, वाटर की मात्रा अधिक होती है, 70 से 90% तक इसमें वाटर पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन का इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रोटीन एक तरीके से कह सकते हैं कोशिका जो है, प्रोटीन के बिना कोशिका अपने काम नहीं कर सकती। कैसे, प्रोटीन की इसमें क्या खास बात है, किस तरीके से प्रोटीन इसे मदद करता है, तो प्रोटीन कोशिका को ग्रो करने में मदद करता है। कैसे, इसके निर्माण में मदद करता है, इसके बनने में मदद करता है। किसकी बात हो रही है, प्रोटीन की। प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम्स बनाता है। एंजाइम्स जब बनते हैं तो एंजाइम्स से ही किसी भी कोशिका को सिग्नल मिलते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है, कोशिका का निर्माण करता है, कोशिका के लिए एंजाइम बनाता है और इसको ग्रोथ करवाता है, इसकी रिपेयर करवाता है। जैसे ही अगर मान लीजिए कोशिका में कोई कमी आ गई तो इसको रिपेयर होना है तो प्रोटीन की वजह से ही होता है। उसके बाद में इसकी नेचर में क्या है, रासायनिक संगठन में या इसके केमिकल कंपोजिशन में, तो लिपिड भी होता है या फैट बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो ऊर्जा संग्रह करता है, एनर्जी को क्या कहते हैं, संग्रह करता है। साथ में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बनने में भी मदद करता है। कौन, लिपिड या फैट बोल सकते हैं। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, उसको एनर्जी देता है, कोशिका को, सेल को एनर्जी देता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, न्यूक्लियस में ही न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए आरएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए आरएनए में क्या होता है, तो इसमें होती है आनुवांशिक जानकारी। ये भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें मिनरल्स भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं। ये क्या करता है, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बॉडी जो काम कर रही है उसको नियंत्रित करता है। ये क्या क्या हमने पढ़ लिया, हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया। हमने देखा कि प्रोटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म की खोज कैसे हुई थी, हमने इसकी प्रकृति को पढ़ लिया और रासायनिक संरचना को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के गुण क्या हैं, ये किस तरीके से इसके गुण हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसका जो पहला गुण है वो है ये क्या करता है, उत्तेजना को ग्रहण करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी बाहर सर्दी गर्मी ठंडा हो रहा है तो वो हमारी कोशिका फील करती है, वो उत्तेजना को क्या करती है, ग्रहण करती है। इरिटेबिलिटी होती है, उसमें इरिटेबिलिटी होती है। उसके बाद में ये क्या करता है, उसके बाद में ये क्या करता है, तो ये करता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, तो जो भी उत्तेजना इसने ग्रहण की है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये जो सेल थी उसने क्या किया कि जो भी उत्तेजना ग्रहण की उसको ये क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, मतलब संचालन। तो इसके क्या काम है, एक तो उत्तेजना ग्रहण करना, इरिलेटिविटी और कंडक्टिविटी। उसके बाद में ये कोशिका प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, तो ये मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचय। उपापचय ये दो तरीके से होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला करके उसे जोड़ना, निर्माण करना, मतलब कई सारे छोटे छोटे पदार्थों को जोड़ करके निर्माण कर देना, ये हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, पदार्थ को तोड़ देना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना, ये होता है कैटाबॉलिज्म। ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, तो ये होती है प्रोटोप्लाज्म में। और प्रोटोप्लाज्म कहाँ है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और
न्यूक्लियस को मिला करके प्रोटोप्लाज्म होता है। ये क्या करता है प्रोटोप्लाज्म, इसका एक और गुण है, वो क्या है, ग्रोथ का। ये ग्रो करवाता है सेल को, ये प्रोटोप्लाज्म के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन करता है। ये कैसे, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से चौथी, इस तरीके से क्या करता है, कई सारी सेल्स को बनाने में मदद करता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ये। उसके बाद में मूवमेंट करता है। कैसे, जैसे एक अमीबा होता है तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या करता है, वो भोजन को स्मेल कर लेता है और उसकी तरफ मूव करता है। तो इसका एक गुण क्या है, मूवमेंट का। इसके कौन कौन से गुण पढ़ लिए, एक तो इररिलेटिविटी मतलब उत्तेजना को ग्रहण करना, फिर कंडक्टिविटी उत्तेजना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फिर मेटाबॉलिज्म, उसके बाद में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मूवमेंट। ये सारे इसके क्या हो गए, गुण हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं इसकी जो अवस्थाएं हैं, इसकी जो स्टेजेस हैं, प्रोटोप्लाज्म किस स्टेजेस में होता है। तो प्रोटोप्लाज्म एक तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके प्रोटोप्लाज्म, तो ये किस तरीके से इसका बनना होता है, किस तरीके से। तो प्रोटोप्लाज्म की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, वो दो होती हैं। कौन कौन सी, एक तो सोल स्टेट, कौन सी, सोल स्टेट, और उसके बाद में जेल स्टेट। कौन कौन सी, सोल और जेल। तो सोल में क्या होता है, सोल स्टेज जो है वो स्टेज, ये अवस्थाएं मतलब स्टेज। तो सोल स्टेज है जो, वो क्या करती है, उसमें क्या होता है, ये पतला होता है। जब जो प्रोटोप्लाज्म है जब ये पतला होता है और ये तरल होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, तब ये किस में आता है, सोल स्टेज में। इसे बोलेंगे ये सोल स्टेज में है। और ये होता कहाँ है, तो ये जो मान लो ये सेल है और ये न्यूक्लियस हो गया, तो बाहर की तरफ जो भी ये सब क्या है, ये सब मिला करके, ये न्यूक्लियस को मिला करके प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो बाहर की तरफ जो भी होगा तो ये सोल स्टेट ज़्यादा होगी, मतलब पतला होगा। और जेल क्या होता है, अंदर की तरफ ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, तो उसको हम बोलते हैं जेल स्टेज। और ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं। क्यों बदलती रहती हैं, अगर ये चेंज नहीं होंगी तो जो भोजन का आदान प्रदान नहीं हो पाए, भोजन क्या कह सकते हैं, जो न्यूट्रिशन मिनरल्स हैं वो सब एक तरीके से उनका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो ये बदलती रहती हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा में जो प्रोटोप्लाज्म है वो किस तरीके से होता है, तो इंडोप्लाज्म होता है और एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म दो फॉर्म में होता है। एक्टोप्लाज्म इंडोप्लाज्म का मतलब क्या है, इसका जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग जो मान लो एक अमीबा है, एक अमीबा की सेल है इस तरीके से, तो इसका जो बाहरी भाग है वो होता है एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर का भाग होगा वो होगा इंडोप्लाज्म। अंदर का भाग कैसा होता है, दानेदार होता है, दाने की तरह होता है। इसके बाद में हम एक और टॉपिक देखते हैं, साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, जो ये वाला भाग है और न्यूक्लियस ये मिला के प्रोटोप्लाज्म होता है। तो हम इसको हटा दें न्यूक्लियस को, तो हमारे पास में सिर्फ साइटोप्लाज्म बचा है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है, वही भोजन का मिनरल्स का आदान प्रदान करने के लिए। तो ये जो घूमता रहता है इसी को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। उसके बाद में क्या अवस्था है कि प्रोटोप्लाज्म के जो अंदर जो भी पदार्थ हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हैं और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों, इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनिक कौन से हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। इनऑर्गेनिक कौन है, वाटर, मिनरल, साल्ट और गैसेस। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। काफ़ी कुछ आज हम लोगों ने पढ़ लिया है और इससे बाहर कुछ भी आने की उम्मीद नहीं है। आई होप आप इसका रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, पिछला रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।